हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम देखेंगे अंकित अग्रवाल की वीडियो जो वो स्टडी आईक्यू में अपलोड करते हैं। एंटीबायोटिक्स टू पेन किलर्स टू गेट कॉस्टली फ्रॉम अप्रैल 1। ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि प्राइस जो है वो किसकी वजह से बढ़ रहे हैं, सरकार की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से। तो चलिए देखते हैं वीडियो। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों कई सारे मीडिया में मैं देख रहा था कि बताया जा रहा है जो एसेंशियल मेडिसिन के प्राइसेस हैं वो 1 अप्रैल से बढ़ने वाले हैं। और इसी को देखते हुए मुझे लगता है कि आप में से भी कई लोगों ने दोस्तों, जो 1 अप्रैल है वो हमारा जो क्या बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर है वो शुरू हुआ है हमारा, तो इस वजह से भी हो सकता है ये बढ़ रहा हो। मेरे प्रीवियस वीडियोस में कमेंट किया था कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाइए। देखो मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूं, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि एसेंशियल मेडिसिन के प्राइसेस बढ़ तो रहे हैं, लेकिन वो नाम मात्र का है, मतलब ऑलमोस्ट निल, नॉट इवन वन अच्छा। परसेंट नॉट इवन 0.5%। वो मैं आपको आगे ओके। बताऊंगा। ये आप खबर देख सकते हो, प्राइसेस ऑफ 800 एसेंशियल ड्रग्स टू 800 एसेंशियल इंक्रीज ड्रग्स अटैक काफ़ी फ्रॉम ज़्यादा है वैसे। 1 अप्रैल। तो आज से ही यहाँ पर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और लेकिन एसेंशियल हमारे लिए मेडिसिन के और भी प्राइस सारी बढ़ाने की चीजें जरूरत क्या है, जानना मुझे ये जरूरी समझ है। नहीं आ रही। आपने अक्सर सुना होगा एसेंशियल मेडिसिन की एक लिस्ट जो है सरकार जारी करती है। वो क्या होता है, कैसे यहाँ पर चीजें तय की जाती हैं, हर साल जो प्राइसेस हैं इन मेडिसिन के कैसे बढ़ते हैं, किस बेसिस पर बढ़ते हैं, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आपको बहुत कुछ जानने को कितना अच्छा होता ना फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने पर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ने की बजाय कम हो जाए। मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए जो खबर आ रही थी, बताया जा रहा था कि पेन किलर्स, 1 अप्रैल एंटीबायोटिक्स और से जो एंटी प्राइसेस इन्फेक्टिव्स हैं का जो रेट एसेंशियल है वो मेडिसिन बढ़ के, जो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती हैं, मतलब कि आप समझिए हमारे देश के अंदर आपको पता ही है आबादी इतनी ज़्यादा है, तो जो बीमारियां हैं वो भी समय समय पर होती रहती हैं। और कुछ मेडिसिन तो ऐसी होती हैं जिनका कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यार प्राइस तो बढ़ ही रहा है ना, चाहे मिनिस्क्यूल हो चाहे ज़्यादा लेवल पे हो। हालांकि ये फ़ायदा है कि प्राइस जो है बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। के प्राइसेस को कंट्रोल नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं जो गरीब लोग हैं, अब बहुत से ऐसे तबका है जो कि वंचित रह सकता गरीब है। और लोगों आपको के लिए पता है कि प्रॉब्लम अगर हो जाएगी। मेडिसिन नहीं मिला तो जान जा सकती है। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर जो प्राइसेस हैं उनको कंट्रोल किए जाते हैं। तो ये जो एसेंशियल मेडिसिन के प्राइसेस हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स हो गया, पेन किलर्स हो गया, तो इस तरह की चीज़ों का इंक्रीज आज से हो रहा है, लेकिन वो बहुत कम है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर यह समझने की जरूरत है, भारत के अंदर एक लिस्ट जारी की जाती है अभी हुआ नहीं है, मतलब इसका मतलब अभी जाके दवाई खरीद सकते हो दोस्तों, चले जाओ जल्दी से। जिसको कहा जाता है हालांकि जब तक ये वीडियो में डालूंगा तब तक प्राइस जो है बढ़ चुका होगा। नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। ये होता क्या है, देखो ये एक ऐसा लिस्ट होता है जो कि एक्सपर्ट्स के द्वारा कंसल्ट करके, जैसे कई सारे स्टेक होल्डर्स हो गए, मैन्युफैक्चरर्स हो गए, या फिर कई सारे जो लोग हैं इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, मेडिसिन फील्ड के अंदर, उन सबसे बातचीत करके एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है ड्रग्स की। और इस लिस्ट के अंदर आपको इस लिस्ट में कोई आम आदमी नहीं होता क्या? जो भी मेडिसिन मिलेगी वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है और किसी पर्टिकुलर कंडीशंस क्योंकि आम आदमी पार्टी कर रहा हूँ, आम आदमी का कोई बंदा होगा तो वो प्राइस बढ़ने से मना कर देगा। के लिए होता है, किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए होता है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, तो जैसे इस लिस्ट के अंदर आपको पैरासीटामॉल देखने को मिलेगा। पैरासीटामॉल आपको एक एक टैबलेट बहुत कम दाम पर मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि उस लिस्ट के अंदर आपको वैसे ये चीज़ है कि बहुत सारी जो एसेंशियल नीड वाली जो मेडिसिन होती है उनका प्राइसेस काफ़ी कम रहते हैं। जैसे शुगर की गोली है, उसका भी प्राइस जो है कुछ 130-35 रुपए में एक पत्ते में आ जाती है। तो ये चीज़ अच्छी लगती है। क्रोसिन देखने को मिल जाएगा। जो जेनरिक अनब्रांडेड भी मेडिसिन होती हैं वो भी आपको इसके अंदर देखने को मिलती हैं। लिस्ट क्या होता है, यूजुअली यहाँ पर एसेंशियल मेडिसिन होता है और साथ ही साथ जो सरकार का हेल्थ प्रोग्राम होता है, जैसे सरकार टीबी का एलिमिनेट करने के लिए, जो ट्यूबरक्लोसिस होता है उसको एलिमिनेट करने के लिए प्रोग्राम चला रही है। और आपको आप देखोगे कि जितनी भी ऐसी तरह की मेडिसिन होती है ना जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, वो ज़्यादातर सस्ती ही मिलेंगी। पता होगा कि उसके अंदर बेडाक्विलिन, ठीक है, ये दवाई दी जाती है। तो इसका भी आपको मेंशन इस लिस्ट के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। अब बेटाक्विलीन। क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये लिस्ट कब कब बनाई जाती है। देखो मैं आपको बताता हूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहां पर कुछ प्रिंसिपल्स को फॉर्म किया गया था, और इसी को देखते हुए सबसे पहली बार भारत ने 1996 में ये लिस्ट जारी की थी। और इस लिस्ट को 4 बार 1996। मॉडिफाई किया जा चुका है। इसका एक तो मतलब 1996 में पहला लिस्ट आज आया, उसके से बाद 2003 में मॉडिफाई किया गया, 28 साल 2011 पहले। में,
2015 में, और अभी जस्ट 2 साल पहले मैंने वीडियो भी बनाया था 2022 में। उस समय भी इसका जो लिस्ट है उसके अंदर मॉडिफिकेशन किया गया था। और देखो मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन जो बहुत है ज़रूरी उसका है। कोई मान लो टाइम फिक्स नहीं है, 1996 में 2003 से जो 2011, मेडिसिन्स को 2011 से इंक्लूड किया गया था 2015, लिस्ट में, फिर क्या 15 आपको के लगता है बाद कि आज 7 वो साल बाद। रिलेवेंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि नई बीमारियां सामने हाँ, आती ये तो हैं, सही बात जो है कि पैटर्न है देश के अंदर वो भी 1996 चेंज में होता जो है। तो ज़रूरी हो प्राइस थे जाता वो है कि अभी यहाँ पर रिलेवेंट हो रिस्क को जाएंगे, देखते हुए, क्योंकि उस नए समय जो प्राइस जो है डिजीजेस बहुत सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए, कम हुआ ये जैसे कोविड आ कम गया, होता तो होगा कोविड से 1996 में। रिलेटेड जो दवाइयां हैं सरकार चाहेगी ना कि उसको रेगुलेट किया जाए, बहुत महंगा ना हो जाए, क्योंकि कोविड तो बीच में सबको हो रहा और 1996 में मैं 7 साल का था। था जब कोविड का समय था। तो अगर वो मेडिसिन बहुत महंगी हो जाती तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आता। तो ये सारी चीज़ों को देखा जाता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपको यही समझना है कि ये जो लिस्ट जारी की जाती है उसका जो एक मेन मकसद होता है वो यही है कि उनको अफोर्डेबल बनाया जाए जनरल पॉपुलेशन के लिए। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है, हाउ डज द लिस्ट मेक द मेडिसिन अफोर्डेबल? कैसे ये अफोर्डेबल बन जाता है? देखो यहाँ पर सरकार ये ये सवाल कहती तो है उठेगा। कि अगर इस लिस्ट के अंदर मेडिसिन वो मेंशन है तो जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने आप खुद से उसका उसका प्राइस नहीं प्राइसेस बढ़ा नहीं सकेगा। बढ़ा सकता। अगर ओके। मान लो पैरासीटामोल का जो पत्ता है, टैबलेट है, वो बाजार में 10 रुपए का मिल रहा है, पूरा पत्ता 10 गोली 10 रुपए की मिल रही है, तो मैन्युफैक्चरर या फिर जो रिटेलर है वो आपको 10 रुपए से ज़्यादा का नहीं दे सकती। ठीक है, उस पे सरकार अगर एमआरपी लिखा कहेगी रहता हाँ है, चलो इसके ऊपर 10% मैक्सिमम बढ़ा दो, रिटेल मतलब प्राइस। 10 रुपए का 10% 1 रुपए हुआ है, 11 रुपए में बेच सकते हो, तभी वो 11 रुपए में बेच सकता है, उससे ज़्यादा में नहीं बेच सकता है। सो एक तो बेसिकली ये जो प्राइस की जो लिस्ट आई है, ये प्राइस बढ़ा तो रही है, पर ये इंश्योर भी करती है कि प्राइस बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। तरह से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी मेडिसिन अगर नेशनल लिस्ट के अंदर शामिल कर ली जाती है तो उसके प्राइस का कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। हाँ, ये यहां पर देखा जो मैंने कंपनीज बात खुद से बोली है। उसका दाम नहीं बढ़ा सकती। लेकिन अब क्वेश्चन आपके मन में ये भी आएगा कि इस लिस्ट के अंदर अब मान लो कोई मैन्युफैक्चरर है, अगर उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो क्या यहाँ पर सरकार जो है उसका दाम उतना ही रखेगी? क्योंकि आप समझिए क्या होता है कि मान लो नहीं, सरकार मेरे ने हिसाब से मेडिसिन थोड़ा-सा को लिस्ट बढ़ाएगी। तो कर दिया, लेकिन कोई उसको बनाने के लिए रेडी नहीं है। मैन्युफैक्चरर कह रहा है कि देखिए सरकार ने तो प्राइस एकदम कम कर रखा है और हम उस प्राइस में बेच नहीं सकते, हमें उसको लॉस होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार क्या करती है, हर साल इसका दाम जो है वो भी रिवाइज करती है। बढ़ा देती है। और इसका जो दाम रिवाइज किया जाता है, इट इज बेस्ड ऑन होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, ठीक है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है, जैसे कि आपको पता है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट लाती है और उसके अंदर जो प्राइसेस देखा जाता है वो कंसीडर किया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। लेकिन इस केस में, मेडिसिन के केस में, होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से सरकार जो है एसेंशियल मेडिसिन का दाम जो है वो तय करती है। अब क्वेश्चन ये है कि इस साल कितना होने वाला है। देखो जैसा मैं आपको हाँ, पहले ये भी बोल इंपॉर्टेंट रहा होगा था जानना। कि हेडलाइंस वगैरह में देखने को लग रहा होगा कि बड़े दाम बढ़ने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए कितना दाम बढ़ा है। इस बार का जो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में जितने ड्रग्स हैं उनका दाम सिर्फ 0.0055%, 0055%। मतलब नॉट इवन जीरो, ये तो बहुत आधा कम है यार। परसेंट भी दाम नहीं बढ़ा है। इट इज जस्ट 0.0055%। और इसको मैं कंपेयर करके बता, अगर 1 रुपए की बात करें तो 0055 कितना बना भाई? 0055 ये तो बहुत ही कम बना यार। अगर 100 रुपए की मेडिसिन होगी तो उसमें भी 5 पैसे भी नहीं पड़े तो। बताता हूं। अगर आप देखोगे 2022 में तो सरकार ने इसको किया था 10% इंक्रीज। 2023 में, पिछले साल अगर आप देखोगे तो सरकार ने 12% का इंक्रीज किया था। तो ये हाँ। पिछले 2 साल लगातार इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ है। ज़्यादा कहीं ना बढ़ा कहीं था इसको पिछले देखते हुए, और आपको पिछली पता बार ही है, अभी लोकसभा भी पिछली चुनाव बारी आ में। रहा है, तो अक्सर जब भी इलेक्शन अच्छा आते हैं आपको पता हाँ, है अभी लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं ना, इसलिए ज़्यादा प्राइस बढ़ाई नहीं है। हाँ, कि समझ सरकार गया ये रिस्क नहीं मैं। लेती है और शायद दाम को नहीं बढ़ाती है। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं इस बार दाम ऑलमोस्ट नहीं बढ़ाया गया, बहुत मिनिस्कुअल आप कह सकते हैं। इसमें वैसे कुछ गलत भी नहीं है। हर एक पार्टी जो है, पॉलिटिकल पार्टी पावर में आना चाहती है और वो इस तरह के कदम उठाती है ताकि वो जो है पावर में आ सके। और इस समय हम सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है पावर में है। यहाँ पर बढ़ाया गया है। और जो लिस्ट है मैं आपको बता दूं, इसमें लगभग 800 के आसपास ड्रग्स देखने को मिलता है, जो मेडिसिन हैं वो देखने को मिलती हैं। तो उन सबके ऊपर ये इंप्लीमेंट होगा, 0.0055% इंक्रीज होगा। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कई सारे हैं, जैसे पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक्स हो गया, इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए जो यूज़ किया जाता है। ये सारी जो मेडिसिन है ना, पैरासिटामोल, एंटीबायोटिक जो है, एजिथ्रोमाइसिन वगैरह, ये सारी काफ़ी सस्ती आती हैं। एंटी एनीमिया मेडिसिन हो गए, विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, ये सारी हाँ, चीज़ें आपको इसके अंदर देखने ये को काफ़ी मिलेंगी। सस्ती मेडिसिन लेकिन आती होती है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इन मेडिसिन के, वो बिल्कुल भी खुश खुश नहीं नहीं है। होंगे, हाँ, जो वो पूरी तो होंगे ही। इंडस्ट्री है
उनका उनको ये तो पैसा डिमांड था दिखता है ना, सरकार पैसा, से पैसा, कि पैसा, हमारा पैसा। इनपुट कॉस्ट काफ़ी बढ़ गया है। अब आपको पता होगा मेडिसिन को बनाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉस्ट होता है वो होता है आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एपीआई जिसको कहा जाता है, जो कि आप कह सकते हैं एक रॉ वैसे वो भी गलत नहीं है, अगर चीज़ों के रॉ मटेरियल के दाम अगर पीछे से बढ़ रहे हैं, तो वो भी दाम बढ़ाना ही चाहेंगे चीज़ों के। मटेरियल होता है मेडिसिन को बनाने के लिए। तो जो इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनका कहना है कि देखिए एपीआई का जो कॉस्ट है पिछले कुछ समय में काफ़ी बढ़ बढ़ा गया। है। करीब 15% से 130% तक राइज़ अच्छा, हुआ है 15 से एपीआई का 130। कॉस्ट, और इसीलिए हम चाहते हैं कि सरकार भी इन मेडिसिन्स के दाम बढ़ाए, लेकिन सरकार ने ये दाम नहीं बढ़ाया है। इनफैक्ट आप देख सकते हो यहाँ पर जो इनपुट कॉस्ट है, किसी-किसी चीज़ों में 130% बढ़ा है, जैसे पैरासिटामॉल का प्राइस। जितना प्राइस बढ़ा है, उस हिसाब से जो इसकी जो टैगलाइन है ना वीडियो की, एंटीबायोटिक्स टू पेनकिलर टू गेट कॉस्टली फ्रॉम अप्रैल 1, ये थोड़ी-सी मतलब ठीक नहीं बैठी मेरे को। हो गया इनपुट जो कॉस्ट होता है। यहाँ पर और भी कई सारे हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख पाओगे ग्लिसरीन हो गया, ग्लाइकोल हो गया, यहाँ पर जो इंटरमीडिएरीज हैं उसमें भी 11% से दोस्तों क्या लगता है आपको, कैसे चीज़ों के दाम बढ़ाने चाहिए? मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो चीज़ें अमीर लोग, जो बहुत अमीर लोग होते हैं यूज़ करते हैं ना, दाम उनके बढ़ाने चाहिए, उनके भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाने चाहिए, पर कंपैरेटिवली जो चीज़ें गरीब लोगों के द्वारा यूज़ करी जाती हैं, या लोअर मिडल मिडल इनकम ग्रुप वाले लोगों से की जाती है, या मिडल इनकम ग्रुप के जो लोग हैं वो यूज़ करते हैं, उनके प्राइसेस के मुकाबले हायर मिडल इनकम ग्रुप वाले जो लोग यूज़ करते हैं, या फिर एलीट यूज़ करते हैं, रिच लोग यूज़ करते हैं, उनके प्राइसेस ज़्यादा बढ़ने चाहिए मेरे हिसाब से। 175% से इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स यही कह रहे थे कि देखिए हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग आ रही है, लेकिन कहीं न कहीं सरकार ने, हो सकता है चाहे जो भी रीज़न हुआ हो, यहाँ पर प्राइस जो है इस बार नहीं बढ़ाया है। सरकार का कहना था कि पिछले 2 साल से लगातार प्राइस बढ़ा था, 10% और 12%, हाँ, तो हम सही नहीं बात है। चाहते थे इस बार प्राइस बढ़ाना। फिर इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूँ, यहाँ पर जो लॉबिंग ग्रुप है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, देखो हमारे देश में कोई भी पॉलिसी बनती है, चाहे वो किसानों से रिलेटेड हो, मेडिसिन से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, हर जगह आपको लॉबीज देखने को मिलेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर्स की जो लॉबी है, यहाँ पर करीब 1000 से ज़्यादा जो इंडियन ड्रग मेकर्स हैं, वो सरकार को अर्ज कर रहे थे कि इस बार भी 10% बढ़ाया जाए यहाँ नहीं, पर, नहीं, लेकिन 10% तो ज़्यादा हो नहीं जाता बढ़ाया है। गया, जैसे मैंने आपको बोला। खैर कंक्लूजन यही निकलता है, देखो दूसरी तरफ क्या है, दूसरी लॉबी है, एनजीओज वगैरह हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं बढ़ाना है, तो मैन्युफैक्चरर्स कहते हैं बढ़ाना है, एनजीओज कहते हैं नहीं बढ़ाना है। देखो, मैन्युफैक्चरर्स कुछ भी बोल लें, और जो एनजीओज़ हैं वो कुछ भी बोल लें, सरकार ने करना वही है जो उन्होंने करना है। क्योंकि एनजीओज़ का कहना था कि पिछले 2 साल से ऑलरेडी बढ़ गया था प्राइस, और इस बार भी अगर बढ़ाया जाता तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता, लोगों को दिक्कत आती। खैर जो भी है, आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ये जो खबर थी इसके बारे में एकदम क्रिस्टल क्लियर जानकारी मिल गई होगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज़? इनमें से कौन-सा एंटीबायोटिक्स आर डिज़ीज़ है इफेक्टिव अगेंस्ट व्हिच जिसका अमंग द असर फॉलोइंग डिजीज़ेज़? एंटीबायोटिक्स का असर उस डिज़ीज़ के ऊपर देखने को मिलता है आपको? दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दीजिएगा इसका आंसर। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी आपने देखा होगा कि मेरी वीडियो में जो है वाटरमार्क आता है, और मैं उस वाटरमार्क को हटाने के लिए अभी जो मेरा एडिटर है उस पे मैं काम कर रहा हूँ, और जल्दी ही मैं उसको हटा दूँगा। मैं आशा करता हूँ कि मेरी बनाई गई वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी। मैं इसमें और इम्प्रूवमेंट करता रहूँगा। इस वीडियो को आप लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।